Good morning, students. In the last lecture, we have seen that how to find the value of a, b, and how to obtain the term containing x raised to 5 in the expansion of 1 plus 2x raised to 6 into 1 minus x raised to 7. मतलब दोनों को एक्सपांड करके मल्टीप्लाई करके जो भी प्रोडक्ट है उसमें x रेज़ टू 5 की कोएफिशिएंट की जरूरत थी या फिर x रेज़ टू 5 वाली टर्म चाहिए थी, तो हमने उसमें कैसे लॉजिक लगा के कैलकुलेशन किया वो हमने देखा। आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं, कुछ नया टॉपिक जैसा लगेगा आपको कि ये क्या है। एक्सरसाइज 8 क्वेश्चन नंबर 9 एक्सपांड यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। क्या दिया है 1 प्लस एक्स बाई टू माइनस 2 बाई एक्स रेज टू 4। समझो बच्चों, मैंने बोला था पहले लेक्चर में कि बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, टू टर्म्स। बाइनोमियल मतलब टू टर्म्स, और टर्म्स कैसे अलग अलग गिने जाती है, तो प्लस और माइनस साइन जहां पे आती है वहां से टर्म सेपरेट हो जाती है, मतलब अलग टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। याद देखो बच्चों, 1 2 और 3 टर्म है, यहाँ पे 3 टर्म है और हमको बोला है कि बाइनोमियल से एक्सपांड कीजिए। एक्सपांड यूजिंग बाइनोमियल, दी है 3 टर्म, कैसे कर सकते हैं, तो हमको ये लॉजिक सीखना है आज हम ऐसा कुछ लॉजिक लगाते हैं जैसे बाइनोमियल थ्योरम हमारे पास 2 टर्म्स के लिए ही बना है, तो ये 3 टर्म है तो हम कैसे यूज करेंगे, तो ये 3 टर्म को मान लो कि 2 ही टर्म है। ये 3 टर्म है, हमको पता है एक्चुअली में 3 टर्म, पर हम मान ले कि ये 2 ही टर्म है। मान लो मतलब सपोज लेट एज्यूम, मान लो ये है आपका ए, ये है आपका बी, मतलब कि ये एक ही टर्म मान लिया आपने ए, ये दूसरी टर्म मान ली बी और पावर n 4 है, बराबर। आपने मान लिया, एज्यूम कर लिया, ये हो गए एक टर्म, ये हो गए सेकेंड टर्म, ये हो गए पावर, तो हम वो तो एक्सपांड कर सकते हैं ना, यस वो हम कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं किस टर्म को साथ में ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट 2 टर्म को ही ए मान लो, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये इसको ए मान लो फिर ये दोनों टर्म को बी मान लो, आपको जो अच्छा लगे, आपको जो ठीक लगे आप कर सकते हो। इस टर्म को ए मान लो, ये दोनों टर्म को बी मान लो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो आप किसी भी टर्म को ए और बी ले सकते हो, पर एक ऐसी टर्म होगी जिसमें 2 कंबाइन होंगे। ओके, ए की जगह पे 2 कंबाइन हो सकता है या फिर बी की जगह पे भी हो सकता है, आपको जो ठीक हो सके ले सकते हो, बराबर। मैं 2 तरीके दे रहा हूं, आप ये दोनों को ए ले लो और इसको बी ले लो। दूसरा तरीका, इसको ये ले लो और ये दोनों को बी ले लो। 2 तरीके मैं बता रहा हूं, आप जो भी अच्छे लगे ठीक लगे वो कीजिए। दोनों से कैलकुलेशन इजी है, क्यों, क्योंकि एक में अगर मैंने ये ए ले लिया तो 1 की जहां पे भी पावर जितनी भी आएगी कैलकुलेशन में 1 ही हो जाएगा, उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। ओके, तो ये कैलकुलेशन भी बहुत ही इजी हो जाएगा जो भी सिंप्लीफिकेशन आएगा। अब बात करते हैं, ये अगर मान लो ले लेते तो यहाँ पे x बाई 2 और 2 बाई एक्स है, तो मल्टीप्लीकेशन में जब पावर का कैलकुलेशन आप करते जाओगे तो कई टर्म्स कैंसिल भी होती जाएगी। ओके, तो आपको जो ठीक लगे वो कर सकते हो। मैं अभी इसको ये ए ले रहा हूं और इसको बी कंसीडर कर रहा हूं। ओके, तो मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, कंपेयर करने में तो ए बी मतलब कि 3 टर्म है, हम और 2 टर्म के साथ क्यों कंपेयर करें। कंपैरेटिव में नहीं लिखूंगा, मैं मान लेता हूं, एज्यूम कर लेता हूं, लेट करता हूं, सपोज करता हूं, कुछ भी लिख सकते हो, या फिर डायरेक्टली ए बी और एन लिखो तो भी चलेगा। हियर 1 plus x by 2 minus 2 by x raised to 4, here 1 plus x by 2 minus 2 by x raised to 4। चलो a equals to
1 प्लस एक्स बाई टू। मैंने ए की जगह पे क्या ले लिया 1 प्लस एक्स बाई टू। बी क्या ले लिया मैं सिंबल के साथ जो भी माइनस साइन है उसके साथ लूंगा -2 बाय n और n इक्वल्स टू 4 आ गया। अब a b और n की वैल्यू हमारे पास और बायनोमियल थ्योरम यूज कीजिए बाय यूजिंग बायनोमियल थ्योरम। चलो बाय यूजिंग बायनोमियल थ्योरम। चलो बायनोमियल थ्योरम का यूज करते हैं। चलो पहले बायनोमियल थ्योरम राइट डाउन कीजिए a प्लस b रेज टू n इक्वल्स टू nc0 a रेज टू n b रेज टू 0 प्लस nc1 a रेज टू n minus 1 b रेज टू 1 प्लस अप टू ncn a रेज टू 0 b रेज टू n। ये हमारा बायनोमियल थ्योरम। अब इसमें a b और n की जितनी भी वैल्यू पता है रखो। चलो a की जगह पे है 1 प्लस एक्स बाई टू माइनस 2 बाय एक्स रेज टू 4 इक्वल्स टू चलो n की जगह पे 4c0 a की जगह पे 1 प्लस एक्स बाई टू रेज टू 4 इंटू माइनस 2 बाय एक्स रेज टू 0 प्लस nc1 मतलब कि 4c1 यहाँ पे लिखता हूँ 4c1 क्योंकि यार स्पेस मेरे पास कम है मैंने यार लाइन बॉर्डर बना दी। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा पेज यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो ये स्टेप आधा ऊपर आधा नीचे हम नहीं लिखेंगे, आधा मल्टीप्लिकेशन ऊपर आधा मल्टीप्लिकेशन नीचे हम नहीं दिखाएंगे। तो मैंने पूरा मल्टीप्लिकेशन नीचे लिखा है। ओके मैंने पूरा मल्टीप्लिकेशन नीचे ले लिया। समझ में आ गया बच्चे? चलो 1 प्लस एक्स बाई टू। कई बच्चे ऐसा करते हैं आधा इधर लिखते आधा इधर लिखते हैं। मल्टीप्लिकेशन में हम ऐसा नहीं लिख सकते प्लस माइनस में प्लस यहाँ पे अलग से ले लो हो जाएगा ना। चलो 1 प्लस एक्स बाई टू रेज टू 3 माइनस 2 बाय एक्स रेज टू 1 प्लस 4c2 फिर 1 प्लस एक्स बाई टू की पावर क्या होगी 2 और माइनस 2 बाय एक्स की पावर 2। ओके फिर 4c3 और 1 प्लस एक्स बाई टू की पावर 1 और माइनस 2 बाय एक्स की पावर 3 और लास्ट टर्म आएगी 4c4 1 प्लस एक्स बाई टू की पावर 0 और माइनस 2 बाय एक्स की पावर 4। ये हो गया एक्सपांशन। ओके याद रखोगे। अब ये सब पावर तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ही इजी हमको आता है। पर अब बात आई इसकी 1 प्लस एक्स बाई टू रेज टू 4 है तो हमको इसको फिर से एक्सपांड करना पड़ेगा। 1 प्लस एक्स बाई टू रेज टू 4 को फिर से एक्सपांड करना पड़ेगा बाय यूजिंग बायनोमियल थ्योरम। इसमें फिर से बायनोमियल थ्योरम लगेगा क्योंकि हमको डायरेक्ट सॉल्यूशन तो पता नहीं। वैसे यहाँ पे भी बायनोमियल थ्योरम लगेगा पर पावर 3 है ना। पावर 3 की फॉर्मूला तो पता होती है ना a प्लस बी होल क्यूब का मतलब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b या फिर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो हम डायरेक्ट पूरा बायनोमियल थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं बराबर। उसके कोएफिशिएंट सब कुछ मालूम है हमको तो हम कैलकुलेशन डायरेक्ट करेंगे। वो ये चीज तो आपको ये भी पता है a प्लस b होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये तो सिंपल है, ये तो 1 हो गया। हो गया तो हम क्या करेंगे अब पता चला यहाँ पे फिर से बायनोमियल थ्योरम लगेगा। क्या होगा यहाँ पे फिर से बायनोमियल थ्योरम लगेगा। अगर मैं चाहूं तो यही कैलकुलेशन अलग से भी कर सकता हूं या फिर इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में भी कर सकता हूं बराबर है। पर मैं इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में कैलकुलेशन करता हूं, मैं इसका मल्टीप्लिकेशन में कैलकुलेशन करता हूं, मेरे को सभी टर्म साथ में लिखनी पड़ेगी। मेरे को सभी टर्म साथ में मल्टीप्लिकेशन में लिखनी पड़ेगी। और दूसरी चीज मैं साथ में ये भी कैलकुलेशन करता जाऊंगा। ओके तो दिमाग एक्टिव रखिए क्या कैसे होता है। तो पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे भी मैं सिंप्लीफाई करता हूँ और ये भी पावर को थोड़ा एक्सपांड करके लिखता जाता हूँ। तो दोनों कैलकुलेशन इजी तरीके से जल्दी से खत्म हो जाए बराबर। समझ में आई बात?
तो मैं यहाँ पे बाइनोमियल यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे फॉर्मूला, ये तो सिंपल है, ये 1 हो गया। बराबर, कहाँ पे क्या कर रहा हूँ पता चला। और 4 से 0 को भी एक्सपांड करता हूँ, मतलब ये भी कैलकुलेशन साथ में ले रहा हूँ। ओके, सब चीज कैलकुलेशन साथ में ले रहा हूँ, समझिए, ध्यान रखिए और प्रॉपर्ली लिखिए। ओके, चलो अब मैं कैलकुलेशन की ओर बढ़ता हूँ। एक और तरीका है, आप इसका कैलकुलेशन अलग से कर लो, आप इसका कैलकुलेशन अलग से कर लो, फिर उसकी वैल्यू याद रख लो तो भी चलेगा। बराबर, आप इसका कैलकुलेशन अलग से करो, इसकी वैल्यू यहाँ पे रखो तो भी चलेगा। जो भी आपको ठीक लगे, जो भी तरीका अच्छा लगे आप कर सकते हो। इसका भी कैलकुलेशन अलग कीजिए, फिर यहाँ पे रख दीजिए, इसका भी अलग कीजिए, रख दीजिए। मैं सब साथ में ही करता हूँ, बराबर, सब साथ में ही करता हूँ और सभी ऑपरेशन एक साथ अप्लाई करता हूँ। ध्यान रखिए कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो और केयरफुली कैलकुलेशन करना है। चलो 4C0 की वैल्यू क्या होगी, 4C0 मैं यहाँ से लिखता हूँ बच्चों में, ये इक्वल्स टू के नीचे इक्वल्स टू यही आएगा, पर मैं लिखता हूँ यहाँ क्योंकि स्पेस बहुत कम है। चलो 4C0 होगा 1, A होगा 1, चलो ये दोनों का कैलकुलेशन 1 1 हो गया। अब इसको एक्सपांड करने की जरूरत है तो हम इसमें बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे। चलो 1 में ब्रैकेट कर देता हूँ क्योंकि ये अलग से एक्सपांड किया तो ब्रैकेट में लिखता हूँ तो सब बच्चों को भी समझ में आए और एग्जामिनर को भी समझ में आए। चलो 4C0 पावर क्या है 4, मैं पूरा नहीं लिखता, ये पूरा स्पीड स्ट्रेंथ के साथ कंपेयर करो, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू x/2 है, n की वैल्यू 4 है, सब समझ में आ जाता है। ये पूरी हर बार कैलकुलेशन में नहीं लिखेंगे, पहले भी स्टेप में लिख दिया, वो अलग था, आपका पूरा कैलकुलेशन अच्छा वाला था, ये बीच में आता है, छोड़ दो, नहीं लिखोगे चलेगा, हम डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे। 4C0, चलो 4C0 1/4 क्या होगा 1/4। अगर मैं 1 की पावर लिखूं ही नहीं तो चलेगा ना, यहाँ पे 1 की पावर लिखूं ही नहीं तो मेरे को यहाँ जो सिंप्लीफिकेशन करना है तो मैं 1 की पावर नहीं लिखूंगा तो भी चलेगा, मैं नहीं लिखता हूँ। समझ में आ गया बच्चों, नहीं लिखता हूँ, पर x/2 की पावर लिखनी पड़ेगी तो मैं x/2 की पावर खास लिखता हूँ, x/2 की पावर 0 प्लस 4C1 1 की पावर नहीं लिखता हूँ पर डायरेक्टली x/2 की पावर 1 प्लस 4C2 x/2 की पावर 2। देखो बच्चों मैंने कैसा लॉजिक लगा के सिंप्लीफिकेशन इजी किया, 4C3 x/2 की पावर 3 और लास्ट में 4C4 x/2 की पावर 4। ये हो गई ब्रैकेट कंप्लीट, ये इसका एक्सपेंशन था और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 हो गया। अब इसकी और बढ़ते हैं, तो ये हो गया 4C1 मतलब 4, ये हो गया -2/x⁻1 मतलब -2/x, तो 4 2 8 -8/x। चलो क्या हो गया -8/x। अगर आपको ये फॉर्मूला पता नहीं है a + b होल क्यूब तो बाइनोमियल थ्योरम से भी कर सकते हैं ना, तो बाइनोमियल थ्योरम से भी कर सकते हैं। चलो पर मेरे को फॉर्मूला पता है, ओके, a³ + b³ में लास्ट में लिखूं तो भी चलेगा, a³ + 3a² b + 3ab² + b³ वो भी चलेगा। चलो मेरे को पता है कि चलो ये 3C0 और बाइनोमियल से ये होगा 3C0 तो 1 है, मतलब डायरेक्ट लिखता हूं मैं 3C0 नहीं बाइनोमियल से ही करता हूं, बाइनोमियल से ही करता हूं यार, आपको अच्छा लगे इसमें कर रहा हूं तो इसमें भी करता हूं, बराबर। तो थोड़ा कैलकुलेशन आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है। चलो 3C0, चलो 1 की पावर तो लिखने की जरूरत नहीं, 1 की पावर 3 p2 1 0 होगी, वो हमको पता है और कैलकुलेशन में इफेक्ट नहीं करेंगे, पर x/2 की पावर खास लिखिए, तो x/2 की पावर कहां से स्टार्ट होगी 0 से, फिर क्या होगा 3C1 x/2 की पावर 1 प्लस 3C2 x/2 की पावर 2 और 3C3 x/2 की पावर 3। ये कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया 1 + x/2 का होल क्यूब, और ये जो कैलकुलेशन था वो भी मैंने साथ में कर दिया है, बराबर। चलो अब बात करते हैं इसकी। चलो 4C2 की वैल्यू क्या होगी, चलो 4C2 मतलब 4 का 2 स्टेप तक रिडक्शन, 4 3 12 डिवाइड बाय 2, 12 डिवाइड बाय 2 मतलब 6 होता है, तो 6 हो गया। और ये है -2/x², चलो -2 का स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाय x², ये हो जाएगा 6 × 4
6 4 जा 24 डिवाइड बाय x स्क्वायर। बच्चों याद रखो मैं साथ में कितने कैलकुलेशन करते जाता हूँ, एक ही स्टेप में बहुत ही ज्यादा कैलकुलेशन है और सिंप्लीफिकेशन भी ज्यादा है। तो 24x स्क्वायर, चलो इसको एक्सपांड कर देते हैं, अलग से कर्ली ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ। चलो इसका एक्सपेंशन a स्क्वायर मतलब 1 प्लस 2ab, चलो 2 a की जगह पे 1 और b की जगह पे x/2 और प्लस x/2 का स्क्वायर मतलब x²/4 a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हो गया। चलो क्लियर है, ये स्टेप ये कैलकुलेशन हो गया। चलो 4c3, अब नेक्स्ट स्टेप की ओर जाते हैं। 4c3 की वैल्यू क्या होती है 4 -2/x होल क्यूब की वैल्यू क्या आएगी -2 क्यूब मतलब -8 डिवाइड बाय x क्यूब। चलो -8 इनटू ये था 4 -8 4 जा 32 तो -32 डिवाइड बाय x क्यूब क्या आएगा -32 डिवाइड बाय x क्यूब इनटू 1 प्लस x/2 साथ में है ना 1 प्लस x/2 और ये चीज 1 ab1 और ये रहेगा -2⁴ 16/x⁴ तो प्लस 16/x⁴ यहाँ पे लिख देता हूं, एक स्टेप के लिए जगह तो है हमारे पास। चलो अब बात करते हैं इसके कैलकुलेशन की। चलो अब इसको पहले सिंप्लीफाई करो, फिर 1 से मल्टीप्लाई करना है वो बाद में करेंगे, ज्यादा चेंज नहीं होगा पर इसमें चेंज होगा। तो पहले दोनों को सिंप्लीफाई कीजिए फिर बाद में आगे की प्रोसेस करते हैं। चलो यहाँ इक्वल्स टू, ओके मेरे पास स्पेस का है तो मैं इक्वल्स टू आगे लिख रहा हूँ, बाकी आप तो लाइन टू लाइन लिखोगे चलेगा। चलो 1 है यहाँ 4c0 का वैल्यू 1 x/2 की पावर 0 वो भी 1 तो ये हो गया ब्रैकेट में लिखता हूँ अब तक, फिर ब्रैकेट सिंप्लीफाई करेंगे। ये 1 है बाकी 1 लिखने की जरूरत नहीं है। चलो 1 4c1 4 x/2 चलो 4 into x/2 x/2 की पावर 1 मतलब x/2 तो 2 2 जा 4 એટલે 2x क्या हो गया प्लस 2x। समझ में नहीं आया तो आप रफ वर्क कर सकते हो, फिर लिखो, सब लिखने की जरूरत नहीं, रफ वर्क में आधा कुछ कर सकते हो। 4c2 चलो 4c2 4 का 2 स्टेप में रिडक्शन 4 3 जा 12 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल मतलब 2 2 2 जा 4 तो 2 3 जा 6 हो गया 6 into x/2 होल स्क्वायर मतलब x²/4 तो 6/4 3/2 x स्क्वायर ये हो गया प्लस 3/2 x स्क्वायर। समझो बच्चों क्या होता है प्लस 3/2 x स्क्वायर। 4c3 मतलब 4 into x/2 3 चलो 4 into x/2 मतलब x³/8 चलो 4 और 8 में कट हो जाएगा 1/2 रहेगा मतलब x³/2 ये क्या होगा x³/2 और 1/2 x³ लिखो तो भी चलेगा, ओके 1/2 x³ और ये हो जाएगा 4c4 1 x/2 मतलब कि x⁴ डिवाइड बाय 16 क्या होगा x⁴ डिवाइड बाय 16 ये हो गया इसका कैलकुलेशन। मैंने ब्रैकेट क्लोज किया। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। चलो पहले -8/x को ऐसे ही रहने देते हैं, अंदर के कैलकुलेशन को लिख देते हैं। तो 3c0 होता है 1 ये भी होता है x/2 1 ये हो गया 1 3c1 मतलब 3 into x/2 मतलब 3/2x प्लस ये 3c2 की वैल्यू भी 3 होती है प्लस 3 into x²/2 स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर 4 मतलब 3/4 x² क्या होगा 3/4 x²। समझ रहे हो बच्चों, इसकी वैल्यू 3 है x²/4 है मतलब 3/4 x² प्लस ये हो गया 1 into x³/2 क्यूब मतलब x³/8 क्या होगा प्लस x³ डिवाइड बाय 8 हो गया इसका सिंप्लीफिकेशन। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं प्लस 24 डिवाइड बाय x² इन द ब्रैकेट क्या आएगा 1 प्लस
2 इंटू एक्स बाई टू, 2 इंटू एक्स बाई टू, 2 कट हो जाएगा, बचेगा क्या x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 4 माइनस, ये अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसमें हो सकता है हम सिंप्लीफाई डायरेक्टली कर सकते हैं, तो माइनस 32 बाय एक्स क्यूब, और ये अंदर मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस 32 और 2 में कट हो जाएगा तो 16 रहेगा, और x की पावर भी कट हो जाएगी तो 16 बाय एक्स स्क्वायर रहेगा, माइनस 16 बाय एक्स स्क्वायर, और ये लास्ट वाली टर्म प्लस 16 बाय एक्स रेज टू 4 हो गया यहाँ तक। अब क्या कीजिए, ये जो टर्म है अंदर मल्टीप्लाई करके लिखिए। पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, पूरे ब्रैकेट सब एक्सपांड कर दीजिए, मतलब ये जो टर्म है अंदर मल्टीप्लाई सब टर्म के साथ होती है, उसको पहले एक्सपांड कीजिए, बाद में सब कैलकुलेशन करेंगे। चलो पहले अंदर की टर्म्स एक्सपांड करके ब्रैकेट सब ओपन कर देंगे। चलो मैंने ब्रैकेट सब ओपन कर दिया, तो 1 प्लस 2x प्लस 3 बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 एक्स क्यूब प्लस 1 बाई 16 एक्स रेज टू 4। मैं क्या लिख रहा हूँ समझ रहे हैं, 1 बाई 16 एक्स रेज टू 4 को अलग लिख रहा हूँ। चलो ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस 8 बाई एक्स, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 4 जा 8 मतलब 4 रह जाएगा, और माइनस 12 इंटू एक्स, 2 कट हो जाएगा, माइनस 12 इंटू एक्स, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, 4 2 जाए माइनस 2 बचेगा, और माइनस 2 ये एक्स एक्स भी कट हो गया, सॉरी ये एक्स एक्स भी यहाँ पे कट हो जाएगा, सॉरी ध्यान रखो बच्चों, कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो। 4 2 जा 8 मतलब माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6, पहले कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, फिर एक्स की पावर का, फिर एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स से कट हो जाएगा तो एक्स बचेगा। ओके चलो पहले कांस्टेंट टर्म का कीजिए, फिर एक्स की पावर। चलो ये हो गया माइनस 8 प्लस 8 कैंसल, माइनस 1 हो गया, और एक्स की पावर हो गई -2, एक्स की पावर क्या हो गई 2, एक्स क्यूब बाय एक्स मतलब x2, x रेज़ टू 2। अब ये सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, नीचे लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ के अगर स्पेस है तो लिखो, तीनों टर्म आ जाती है तो लिखो, वरना नीचे लिखो, कुछ भी चलेगा। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो 24 बाय एक्स स्क्वायर इंटू 1 क्या होगा, प्लस 24 बाय एक्स स्क्वायर, ये होगा x के साथ मल्टीप्लाई, तो x की पावर नीचे 2 है तो 1 हो जाएगी, प्लस 24 बाय x होगा, और ये x स्क्वायर यहाँ से कट हो जाएगा, और ये 6 4 जा 24 तो प्लस 6 बचेगा, क्या बचेगा प्लस 6। समझ में आ रहा है बच्चों बात, तो ये प्लस 6 हो गया। अब ये तीनों टर्म में नीचे लिख देता हूँ, माइनस 32 बाय एक्स क्यूब माइनस 16 बाय एक्स स्क्वायर और प्लस 16 बाय एक्स रेज़ टू 4। अब क्या करना है, तो यह हो गया पूरा कैलकुलेशन, ब्रैकेट ब्रैकेट सब एक्सपांड। अब क्या करना है, तो अब x की पावर जितनी भी सेम हो वो वाली टर्म पहले साथ में लिखिए, कैलकुलेशन डायरेक्ट मत कीजिए, अगर डायरेक्ट करने जाओगे तो मिस्टेक होगी, तो हम क्या करेंगे पहले साथ में लिख देते हैं जितनी पावर सिमिलर टर्म्स वाली है वो, और फिर बाकी कैलकुलेशन करते हैं। दूसरी चीज मैं ध्यान रखूंगा कि x की पावर डिसेंडिंग ऑर्डर या फिर असेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगा। चलो मैं पहले हाईएस्ट पावर से स्टार्ट करता हूं, मतलब x की हाईएस्ट पावर क्या है, x रेज़ टू 4, तो कोई भी टर्म रहेगी भी नहीं और कैलकुलेशन में मिस्टेक भी नहीं होगी, तो मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में जाता हूं x की पावर की। चलो x की पावर 4 है, वो टर्म पहले ढूंढ लो, हाईएस्ट टर्म वही है, तो वहां पे एक ही टर्म, तो दूसरी टर्म है x की पावर 4, ये तो डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में चाहिए, पहले न्यूमरेटर में, ओके फिर डिनोमिनेटर में बाद में चाहिए। चलो न्यूमरेटर में एक ही है, तो चलो उसका कैलकुलेशन अलग होगा, x रेज़ टू 4 डिवाइड बाय 60। चलो ये हो गया अलग टर्म। फिर बात करते हैं x क्यूब वाली, तो x क्यूब वाले कितने टर्म, x क्यूब वाले कितने टर्म, चलो एक ही टर्म दिख रही है, बाकी कोई नहीं है, तो कैलकुलेशन इसका वही खत्म हो गया, तो प्लस x क्यूब बाय 2, 1 बाय 2 x क्यूब मतलब x क्यूब बाय 2। फिर x स्क्वायर वाली टर्म्स कितनी है पहले निकाल लो। चलो x स्क्वायर वाली टर्म ये रही, एक है, ये दूसरी है और नहीं है, बराबर, तो हम दोनों टर्म साथ में लिख देंगे, प्लस 3 बाय 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या होगा प्लस 3 बाय 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
ध्यान रखो बच्चों, मैं एक क्वेश्चन कंप्लीट करवा रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन आधा ही करवाऊंगा, ये कैलकुलेशन आप पे रखूंगा, आप ये कैलकुलेशन खुद से करेंगे, एक बार प्रैक्टिस करेंगे, मैं सब कुछ यहाँ करवा दूंगा तो आपके पास क्या बचेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आधा कैलकुलेशन करवाऊंगा, फिर आधा ये कैलकुलेशन आप पे छोड़ दूंगा, आप इतना कर सकते हो अच्छे से और ध्यान रख के कर सकते हो। चलो हो गया ये कैंसिल। चलो अब x वाली टर्म निकालो। चलो x वाली टर्म ये है प्लस 2x, दूसरी टर्म यहाँ पे देखो पहले एक बार फटाफट माइनस 6x, फिर x वाली टर्म नहीं है, चलो दो टर्म साथ में लिख दो, प्लस 2x माइनस 6x, ओके ये हो गया x वाली। फिर क्या आते x की पावर 0 मतलब कांस्टेंट टर्म, चलो कांस्टेंट टर्म कितने लिख दो, ये हो गया प्लस 1, यहाँ पे ये हो गया माइनस 12 और प्लस 6, चलो दूसरी नहीं, चलो खत्म, कांस्टेंट टर्म खत्म। अब 1/x वाली टर्म निकालो, अब 1/x वाली टर्म, चलो यहाँ पे नहीं है, ये रही, लिख दो -8/x, दूसरी है ये रही, प्लस 24/x, 24/7 नहीं हो, 24/x, चलो ये हो गए, ओके खत्म। अब 1/x² वाली टर्म, 1/x² वाली टर्म, चलो यहाँ पे नहीं, चलो ध्यान रखो ये रही, प्लस 24/x², फिर दूसरी है ये रही, -16/x²। अब 1/x³ वाली टर्म जिसमें x³ डिनोमिनेटर में, चलो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ये रही -32/x³, ये तो आ गया। चलो अब बात करते हैं 1/x⁴ वाली टर्म, चलो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे यस है, लास्ट में है, तो प्लस 16/x²। अब बच्चों मैं कुछ आपके एग्जाम के लिए ट्रिक दे रहा हूँ, अगर आपको लगे कि मेरे कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो चुकी है या फिर कुछ गड़बड़ हो गई, एक आध दो स्टेप लिखने की रह गई, तो एक बार वेरीफाई कीजिए यहाँ कितनी टर्म थी और यहाँ कितनी लिखी आपने, यहाँ कितनी थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो यहाँ 15 टर्म होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 है मतलब आपने कोई भी टर्म मिस नहीं किया लिखने में, तो मैंने पावर वाइज गया ना, तो कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं होती है और लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन भी इजी होता है और अच्छा लगता है। चलो दो सब काम साथ में हो जाते हैं, प्रेजेंटेशन वो भी अच्छा लगता है, जो भी हो हम सब साथ में करते हैं। चलो ये हो गया, यहाँ तक क्लियर। अब बात करते हैं आगे की कैलकुलेशन की। अब आगे का कैलकुलेशन में क्या बचा, जितने भी सिमिलर्स थे उसको क्या कैलकुलेशन कीजिए। चलो मैं कैलकुलेशन करता हूँ, इसके दूसरे टर्म तो है ही नहीं, एक ही टर्म है x⁴/16 प्लस x³ वाली टर्म नहीं है, मतलब प्लस x³/2, x² वाले दो टर्म, तो ये दोनों के कोएफिशिएंट का जो भी है 3/2 है और 1 है, सब्ट्रैक्शन होगा। चलो 3/2 - 1 कीजिए, 3/2 - 1 कैलकुलेटर में नहीं हो सकता, पर आप रफ वर्क में तो कर सकते हो ना, तो 3/2 - 1 एलसीएम ले लो, 2 है, 3 - 2/2 मतलब 1/2, तो डायरेक्ट में लिखता हूं प्लस x²/2, बराबर। ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं रफ में, या सब दिखाने की जरूरत नहीं, रफ में करके लिख लीजिए, प्लस 2x - 6x -4x, 1 -12 + 6, चलो ये -6 प्लस 1 हो गया -5, ये हो गया -5, -8/x प्लस 24/x मतलब प्लस 16/x, समझ में आया? 24 - 8 + 16, 24/x² - 16/x² मतलब प्लस 8/x², समझ में आ गया क्या हो गया, प्लस 8/x²। ये टर्म तो बस एक ही टर्म है, -32/x³ और प्लस 16/x⁴, क्लियर, समझ में आ गया? तो ये है हमारा सिंप्लीफिकेशन और फाइनल आंसर, वो भी प्रॉपर x की पावर
जो भी ऑर्डर में है वही ऑर्डर में प्रॉपरली है। क्लियर? तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, बहुत ही अच्छे से आंसर ला दिया। तो एक बार देख लो बच्चों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। उसमें आपको खुद से भी कैलकुलेशन करने हैं। चलो एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, उसके जैसा ही। इसमें भी क्या करना है, फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 3a स्क्वायर होल क्यूब यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम को यूज करें। दी है 3 टर्म्स, 3 टर्म्स है, ट्राइनोमियल है, तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे कि ये दोनों टर्म a है और ये b। आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसको ये मान लो, ये दोनों टर्म को b मान लो, पर ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, ये दोनों को a मानेंगे और इसको b मानेंगे, तो कैलकुलेशन भी वैसे इजीली हो ही जाएगा, कुछ तकलीफ नहीं, दिक्कत नहीं। दूसरी चीज, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो लास्ट में अटेम्प्ट कीजिए, क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा है, लेंथी है, टाइम बहुत ही जाएगा इस क्वेश्चन में, तो आपको टाइम मैनेजमेंट भी देखना है, तो लास्ट में अटेम्प्ट कीजिए। और यहाँ टाइम भी खत्म होना है, तो थोड़ा कैलकुलेशन स्पीडी कर से, मतलब यहाँ तक तो कंप्लीट आपका राइट हो सकता है, फिर बाद में जो कुछ हो चलेगा, बराबर। पर इस क्वेश्चन के लिए आप 3-4 क्वेश्चन छोड़ दो, वो नहीं चलेगा। क्लियर? तो लास्ट में अटेम्प्ट कीजिए इस टाइप के क्वेश्चन को, तो ये भी लॉजिक है कि एक क्वेश्चन 2-3 पेज छोड़ दो, फिर लास्ट में अटेम्प्ट करूंगा। ओके, ये चीज याद रखिए भैया। चलो अब ये इसको करते हैं, तो ये क्या दिया हुआ है, चलो यहाँ पे पावर 4 3, तो कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी हो गया। यहाँ पे पावर 3 है, कैलकुलेशन बहुत ही इजी हो जाएगा, बहुत लेंथी नहीं होगा, तो आप इतना खुद से कर सकते हो। हियर 3x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 3a स्क्वायर होल क्यूब। चलो मैं इसको मान लेता हूँ कि a इक्वल्स टू क्या ले लेता हूँ, 3x स्क्वायर माइनस 2ax, b को ले लेता हूँ 3a स्क्वायर और n की वैल्यू 3 है। चलो बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, हम बाइनोमियल थ्योरम से लिखेंगे बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। चलो बाइनोमियल थ्योरम पहले राइट डाउन कीजिए। चलो बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, फटाफट मैं लिख देता हूँ, a प्लस b रेज टू n, nc 0, a रेज टू n, b रेज टू 0, nc 1, a रेज टू n माइनस 1, b रेज टू 0 प्लस अप टू nc n, a रेज टू 0, b रेज टू n। मैंने छोटे अक्षर पे लिखा है, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही इजी है। चलो ये हो गया आपका बाइनोमियल थ्योरम। अब इसमें a, b और n की वैल्यू रखनी है, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 3a स्क्वायर होल क्यूब इक्वल्स टू 3c0, एक ही जगह पे है 3x स्क्वायर माइनस 2ax होल क्यूब इनटू 3a स्क्वायर रेज टू 0 प्लस 3c1 3x स्क्वायर माइनस 2ax होल स्क्वायर इनटू 3a स्क्वायर की पावर 1 प्लस 3c2 3x स्क्वायर माइनस 2ax रेज टू 1 इनटू 3a स्क्वायर की पावर 2 और प्लस 3c3 3x स्क्वायर माइनस 2ax रेज टू 0 और 3a स्क्वायर की पावर। अब आपको क्या एक्सपांड करना है, क्या कैलकुलेशन करना है, ये दोनों कैलकुलेशन साथ में हो जाएंगे और इसमें फिर से बाइनोमियल थ्योरम यूज करना है। बाइनोमियल थ्योरम फिर से हम इसमें यूज करके इसका कैलकुलेशन करेंगे। इसमें भी हम a स्क्वायर a माइनस b होल स्क्वायर का डायरेक्ट फार्मूला यूज कर देंगे। ये तो सिंपल है कि पावर 1 है तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों साथ में जैसे यहाँ मैंने लॉजिक बताया वैसे ही आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन का आगे का कैलकुलेशन आप खुद से कीजिए, हो जाएगा, बहुत ही इजी है। ओके, कैलकुलेशन कैसे का, या डिनोमिनेटर वाले कोई टर्म ही नहीं है, मतलब कैलकुलेशन में ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगी, बराबर। जो भी पावर है वो न्यूमरेटर में भी न्यूमरेटर में ही है। क्लियर? तो याद रखिए बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन में टाइम ज्यादा जाता है। ओके, तो बच्चों आज के लिए इतना रखते हैं। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, तो आप एग्जाम में थोड़ा टाइम मैनेजमेंट कीजिए, इसको लास्ट में कीजिए। ओके, तो टेंशन नहीं रहेगा आपको भी तो टाइम का मैनेजमेंट का। और दूसरी चीज, ये दोनों क्वेश्चन है, जो भी कैलकुलेशन है कैसे लिखते हैं और लाइन टू लाइन लिखिए। आधा कैलकुलेशन इसका एक लाइन पे, दूसरा आधा दूसरी लाइन पे मत लिखिए। ये कैलकुलेशन पूरा एक ही लाइन पे, या जगह बची हो फिर भी ये कैलकुलेशन के लिए दूसरी लाइन यूज कीजिए, क्योंकि ये पूरी एक ही टर्म अभी तो है जो मल्टीप्लिकेशन में है, बराबर।
तो ऐसे कुछ लॉजिक प्रेजेंटेशन भी कुछ अच्छे से कर लीजिए, तो आपका प्रेजेंटेशन भी अच्छा लगेगा, मिस्टेक भी नहीं होगी और चेक भी बहुत कम होगी। क्लियर बच्चों? तो आज के इस वीडियो में जो भी आपको अच्छा लॉजिक लगाओ, प्रेजेंटेशन लगाओ, तो एक लाइक और कमेंट कीजिए। कई बच्चे कमेंट बहुत कम करते हैं या फिर नहीं करते, लाइक देने में क्या दिक्कत होती है भाई बच्चों, दे दो ना। ओके, थैंक यू वेरी मच।